नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान 360 चैनल पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन है दोस्तों। क्रिक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मित्रों, अनअकैडमी से अपन किस प्रकार से जुड़ सकते हैं और ढेर सारे ऑफर किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप ढेर सारे ऑफर पा सकते हैं। तो आज ही गेट सब्सक्रिप्शन के लिए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और ढेर सारे ऑफर और अच्छी शानदार क्लासें पाएँ। अबाउट मी, मेरे बारे में दोस्तों यदि थोड़ा जानना चाहते हो तो मैं मनोज कुमार, एमए बीएड नेट, स्पेशलाइजेशन हिंदी, संस्कृत एंड साइकोलॉजी। और यहाँ पर जो अपन बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं मित्रों किस विषय की? हिंदी विषय की। टीचिंग एक्सपीरियंस की यदि बात करो तो दोस्तों मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन 8 ईयर का एक्सपीरियंस है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड इंटरेक्टिव क्लास चल रही है अपनी, और बहुत ही शानदार क्लास देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको इससे बड़ा लाभ हो, बड़ा फायदा हो। मित्रों, अनअकैडमी हिंदुस्तान के नंबर 1 पायदान पर रहने के पीछे कारण देखिएगा क्या क्या है। मतलब क्या क्या दे रहे हैं, मतलब वो चीज़ें सभी दे रहे हैं अपने को जो अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती है। मित्रों, डेली लाइव क्लास, डेली लाइव क्लास के अंतर्गत आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पोल में आंसर दे सकते हैं। और दूसरे ऑफर की यदि अपन बात करें तो मित्रों दूसरा ऑफर है अपने पास स्ट्रक्चर कोर्स। क्या है? स्ट्रक्चर कोर्स। मित्रों, स्ट्रक्चर कोर्स की यदि बात करें तो एग्जाम सिलेबस को यानी एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार अपन लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं उसी प्रकार लाइन टू लाइन कोर्स तैयार किया गया है। बहुत ही गुणवत्तापूर्ण और बहुत ही शानदार सिलेबस है जो कि आपके सिलेक्शन की रामबाण साबित होगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज की यदि अपन बात करें तो दोस्तों लाइव टेस्ट एंड क्विज के अंतर्गत आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। आप इसके अंतर्गत मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, साथ ही साथ टेस्ट की आप डिटेल में स्टडी करके अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए मित्रों, मूल्यांकन बहुत उपयोगी होता है, मूल्यांकन बहुत आवश्यक होता है मित्रों, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को जब मूर्त रूप दिया जाता है तो मूर्त रूप देने के लिए उसका टेस्ट, उसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों, यदि अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें तो कह सकते हैं अपन कि एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें जितने डिवाइसों पर चाहे उतने डिवाइसों पर देख सकते हैं। इसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, आप जितने डिवाइसों पर देखना चाहे उतने डिवाइसों पर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि अपन आरपीएससी के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो मित्रों आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए और 24 मंथ के लिए, मतलब 2 साल पर मैंने फोकस कर रखा है। 2 साल के लिए आप सिलेबस परचेज करते हैं, 1 साल के लिए आप सिलेबस परचेज करते हैं तो 7,000 रुपये है, और 2 साल के लिए यानी मतलब 1 महीने का यदि पेमेंट और अदा कर दिया जाता है तो ये आपको एक ही मंथ का मतलब 12 महीने का 7,000 में है, और 24 मंथ का कितने मित्रों 8,400 रुपये, मतलब 1,400 रुपये काउंट करते हैं, यानी 1,400 रुपये और जोड़ देते हैं तो 1 साल और मिल जाता है। इसका मतलब 1,400 रुपये में 1 साल मिल रहा है आपको, ये देखिएगा। और यदि आप इसमें भी छूट पाना चाहते हैं तो मित्रों 12 महीने के लिए यदि आप सिलेबस परचेज करते हैं तो 10%, यदि आप मेरा रेफरल कोड मनोज 10 यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और ये कोर्स आपको 6,300 रुपये मिल जाएगा। और यदि 2 साल के लिए आप परचेज करते हैं तो ये कोर्स आपको 7,560 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। मित्रों, पूर्व की वीडियो के अंतर्गत टेस्ट सीरीज के भाग 2 की अपन बात कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे वो करेंगे टेस्ट सीरीज के भाग 3 की। टेस्ट सीरीज का भाग ये 3 रहने वाला है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण व्याकरण के प्रश्नों को सम्मिलित किया है। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत अपन बात करेंगे वो करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज के भाग 3 की। हिंदी टेस्ट सीरीज के भाग 3 की आज की क्लास के अंतर्गत बातें होंगी। पहला प्रश्न आपके पास आपकी स्क्रीन पर है, और पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। आपको यह बताना है कि समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। मित्रों, समश्रु शब्द 2 होते हैं, एक तो होता है समश्रु में श्रु छोटा, और एक समश्रु के अंतर्गत श्रु होता है क्या? बड़ा। देखिएगा, बड़ा समश्रु होता है उसका अर्थ होता है ससुर, यानी उसका अर्थ क्या? उसका तद्भव रूप होता है वो होता है ससुर। क्या होता है? ससुर होता है।
और समश्रु की यदि अपन बात करें तो क्या समश्रु का तद्भव रूप मूंछ होता है, अश्रु होता है, आंसू होता है? क्या अश्रु होता है, आंसू होता है? तो अश्रु का क्या होता है, आंसू होता है। क्या होता है? अश्रु का क्या होता है, आंसू होता है। और आपको मैंने बता दिया ससुर का क्या होता है, समश्रु बड़ा होता है तब ससुर होता है। इसका मतलब समश्रु छोटे वाले का क्या होता है दोस्तों, मूंछ होता है। क्या होता है, मूंछ होता है। ध्यान रखिएगा इसका। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बहुत अच्छा भाई, आंसर देते रहिएगा। चलिएगा दूसरे प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न आपके पास नीचे लिखा गया है और नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको उस शब्द का चुनाव करना है जो कि तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब किस भाषा की, संस्कृत भाषा के शब्द। किस भाषा की, संस्कृत भाषा के शब्द। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए लेकिन किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं किया गया, ऐसे शब्दों को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द कहते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है आम्र, दूसरा लिखा आपके पास दूध, तीसरा लिखा आपके पास शहीद और चौथा लिखा हुआ आपके पास खिड़की। खिड़की वातायन, खिड़की वातायन होता है। दुग्ध दूध होता है। ठीक है, और बता सकते हैं शहीद विदेशज आगत शब्द है। तो इसका मतलब दोस्तों कौन सा शब्द हो गया, आम्र हो गया। और आम्र का तद्भव क्या होता है, आम होता है। क्या होता है, आम होता है। यानी आम्र तत्सम शब्द का तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, आम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा शब्द है आपके पास और वो शब्द है मातम्य। मातम्य शब्द है, क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर बातवाचक भाववाचक संज्ञा है। यहाँ मूल शब्द है वो है महात्मा। कौन सा शब्द है, मूल शब्द की यदि बात करें तो मूल शब्द है महात्मा। और महात्मा में ये प्रत्यय जुड़ने से क्या शब्द बनता है, आपसे ये पूछा गया कि मातम्य शब्द है, मातम्य शब्द है, महात्मा विशेषण शब्द है और विशेषण शब्द में प्रत्यय जुड़ा है और विशेषण शब्द में महात्मा में यह प्रत्यय जुड़ने से शब्द बना है मातम्य। क्या बना है, महात्मा में यह प्रत्यय जुड़ने से मातम्य बना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा में यह प्रत्यय जुड़ने से मातम्य बना है और महात्मा विशेषण होता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, यदि विशेषण में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो सदैव किसका निर्माण होता है, भाववाचक संज्ञा का ही निर्माण होता है। किसका होता है, भाववाचक संज्ञा निर्माण होता है। इसका नाम मातम्य शब्द की यदि बात करें तो मातम्य शब्द में संज्ञा कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपके पास चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ है। चौथे प्रश्न की यदि बात करें तो दोस्तों चौथे प्रश्न में लिखा गया है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको वो चुनाव करना है कि ऐसे विकल्प का चुनाव कीजिए जिसके अंतर्गत सभी के सभी शब्दों के अंतर्गत कौन सी संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। चुनाव कीजिएगा। पहले ऑप्शन लिखा है मिठास, शिष्टता, मातम्य। दूसरे में लिखा हुआ है राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य। तीसरे में लिखा हुआ है नम्रता, दासता, व्यावहारिक। तीसरे में लिखा हुआ है दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। आपको ये जवाब देना है दोस्तों कि इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके अंतर्गत मित्रों क्या नहीं दी हुई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों क्या नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। यानी सभी के सभी उदाहरणों के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको इसका चुनाव करना है। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है मिठास। कौन सा लिखा है, मिठास। मिठास के अंतर्गत मूल शब्द क्या होता है, मीठा होता है। मीठा विशेषण होता है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। दूसरा है शिष्ट, और शिष्ट विशेषण शब्द है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा है। ये अभी बताया था। महात्मा विशेषण शब्द है, महात्मा से मातम्य बना है। राष्ट्रीयता राष्ट्र से राष्ट्रीयता बना है जातिवाचक संज्ञा से। देव जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा है। मधुर विशेषण होता है, मधुर प्लस ये बराबर क्या बना है, माधुर्य बना है। नंबर विशेषण शब्द होता है। दास जातिवाचक संज्ञा होता है। व्यवहार अव्यय शब्द होता है। ये भी बने हुए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में बात करोगे तो दानव, मनुष्य और ब्राह्मण, ये चारों के चारों तीनों के तीनों शब्द है वो कौन सी संज्ञा के हैं, जातिवाचक संज्ञा के हैं। किस संज्ञा के हैं, जातिवाचक संज्ञा के। ठीक है, तो दोस्तों ये विशेष रूप से ध्यान रहे कि कौन सा शब्द किसका अंश है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिएगा, पढ़िएगा अच्छी प्रकार से और उत्तर दीजिएगा।
पढ़िएगा, प्रश्न को और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। आपके पास पांचवा प्रश्न है, वो है घंटी बजी है कोई आया है। आपको यह बताना है कि घंटी बजी है कोई आया है, वाक्य में कौन सा या पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। मित्रों एक ही तो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है इसके अंतर्गत, एक ही तो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। पांचवें प्रश्न की बात करोगे तो एक तो सर्वनाम है, घंटी बजी है कोई आया है, घंटी बजी है कोई आया है, इसमें क्या आया है, कोई आया आपके पास, क्या आया है, कोई आया है। तो कोई क्या स्पष्ट अनुमान है या अस्पष्ट अनुमान है, अस्पष्ट अनुमान है, अस्पष्ट अनुमान है, यानी स्पष्ट अनुमान नहीं है, स्पष्टता नहीं दर्शा रहा है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अनिश्चयवाचक क्या है, सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका मतलब पांचवें प्रश्न की यदि बात करें तो घंटी बजी है कोई आया है, इसका मतलब कोई जो सर्वनाम शब्द है आपका वो दोस्तों है क्या, अस्पष्ट अनुमान, और अस्पष्ट अनुमान होने की वजह से आप कह सकते हैं कि सर इसके अंतर्गत अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं, पांचवा प्रश्न, छठवें प्रश्न की बात करते हैं। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और छठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है क्या, बिहारी ने सतसई लिखी, यहाँ पर सतसई शब्द है, बिहारी ने सतसई लिखी में सतसई, में सतसई शब्द कौन सा विशेषण है, समुच्चय बोधक है, समुदाय बोधक है, परिणाम बोधक है या कर्म वाचक है। मित्रों निश्चित संख्याएं, निश्चित क्या संख्याएं, निश्चित संख्याएं, यानी निश्चित संख्याओं की यदि बात करें तो निश्चित संख्याएं वैसे 6 प्रकार की मैंने एक दिन बताई थी तुम्हारे को कि निश्चित संख्याएं 6 प्रकार की कौन कौन सी होती है। एक तो होती है गणनावाचक, एक होती है कौन सी, क्रमवाचक, एक होती है कौन सी, आवृत्तिवाचक, कौन सी होती है आवृत्तिवाचक, एक कौन सी होती है समूहवाचक होती है, कौन सी होती है समूहवाचक होती है, एक कौन सी होती है समुच्चय, क्या होती है समुच्चयवाचक होती है, एक कौन सी होती है एक और कह सकते हैं अपन वो कह सकते हैं मित्रों भिन्नतावाचक, क्या कह सकते हैं भिन्नतावाचक कह सकते हैं, भिन्नतावाचक। ठीक है, भिन्नतावाचक या प्रत्येकवाचक। समुच्चयवाचक को संग्रहवाचक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है संग्रहवाचक भी कहा जाता है। गणना में 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आ जाएगा, आवृत्तिवाचक में दोनों तीनों चारों आ जाएगा। ठीक है, आवृत्ति भी कह सकते हैं इसको, गुणक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं गुणक भी कह सकते हैं। समूहवाचक में दोनों तीनों चारों आ जाएगा। समुच्चयवाचक के अंतर्गत शतक आता है, दशक आता है, शताब्दी आता है, सतसई आता है, ये समुच्चय है। भिन्नता के अंतर्गत हर एक आता है, क्या आता है हर एक, या फिर क्या आता है प्रत्येक आता है, जो कि भिन्नता का सूचक बनता है संख्या की। ठीक है, हर एक या फिर क्या आता है प्रत्येक आता है। इसका मतलब यदि सतसई की बात करें तो सतसई क्या है समुच्चय बोधक है, क्या है समुच्चय बोधक है। ठीक है, समुच्चय बोधक हालांकि है ये संख्यावाचक का ही, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक पार्टीशन है सतसई। ठीक है, सतसई जो कि क्या है समुच्चय बोधक अंश है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा आपके पास क्या है, सातवां प्रश्न आपके पास पूछा गया, वो शब्द शुद्धि से रिलेटेड है। कैसे है शब्द शुद्धि से रिलेटेड है। पिछले वाला प्रश्न विशेषण से रिलेटेड था, यह है आपके शब्द शुद्धि से। आपको बताना है कि शुद्ध शब्द होगा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। अनुग्रहित का शुद्ध शब्द क्या होता है दोस्तों, यदि आप ग्रहित शब्द की बात करते हैं तो ग्रहित में रह आता है, क्या आता है ग्रहित में क्या आता है रह आता है, लेकिन इसके आगे अनु उपसर्ग जुड़ने से शब्द बनता है, वो बनता है क्या अनुगृहित, क्या बनता है अनुगृहित। अब आप चुनाव कर सकते हैं इनमें से कौन से में ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो रे दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है री दिया हुआ है। ठीक है, ही हमेशा बड़ी आती है छोटी नहीं आती है, इसका मतलब 1 और 3 और 4 तो कट गए, इसका मतलब अनुगृहित शब्द होता है, क्या होता है अनुगृहित होता है। ओके, ये काफी बार पूछा जाता है प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। यदि अपन 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वें प्रश्न में अपने से क्या पूछा गया देखिएगा। 8वें प्रश्न में दिया गया है कि किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं। आपको यह बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके अंतर्गत सभी शब्द शुद्ध दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है अत्यधिक, अनधिकार, दूसरे में दे रखा है अधीन, चाहिए, तीसरे में दे रखा है गृहस्थी, दीपावली या दिवाली, और चौथे में लिखा हुआ है पूज्य एनक। पूज्य शब्द के अंतर्गत मित्रों पू बड़ा आता है, पूज्य तो गलत है। ठीक है, एनक ए आई ऐसे तो लिखते हैं, एक और आई को
दो मात्रा वाला तो कोई अंश ही नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है ऐनक। क्या होता है? ऐनक होता है। ठीक है, पूज्य ऐनक होता है। अधीन शब्द नहीं होता है सर, आप कहोगे कि अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है। चाहिए, चाहिए ऐसे नहीं, क्या है ये? चाहिए है ये। क्या है? चाहिए है। ठीक है, चाहिए भी कर सकते हैं आप, चाहिए है। गृहस्थी, गृहस्थ से गृहस्थी बनाओ। ठीक है, क्या मित्रों? दिवाली, दिवाली में दी क्या होती है? बड़ी आती है। अत्यधिक और अनधिकार शब्द सही है। दोस्तों ध्यान रखना, अनाधिकार नाम का कोई शब्द नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अनाधिकार शब्द नहीं होता है, शब्द होता है अनधिकार। और अनधिकार का खंडन होता है अन प्लस अधिकार। न में से ए निकल जाएगा, अन प्लस क्या होता है? अधिकार होता है, यानी जिसका कोई अधिकार न हो उसको क्या कहा जाता है? अनधिकार कहा जाता है। ओके, ठीक है, तो अत्यधिक और क्या हो जाएगा? अनधिकार हो जाएगा। आठवें प्रश्न के अंतर्गत विकल्प नंबर 1 के अंतर्गत दिए गए शब्द हैं वो कैसे शब्द हैं? शुद्ध शब्द है। और वापिस क्या पूछा गया है? शब्द शुद्धि से रिलेटेड ही है कि अशुद्ध में अशुद्धि है कि संबंधी अशुद्धि है। किसके अंतर्गत? पुनरावलोकन। पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि है। अशुद्धि का कारण क्या है इसके अंतर्गत? अशुद्धि का कारण आप निकाल सकते हैं। ये पुनः प्लस क्या होता है दोस्तों? अवलोकन होता है। क्या होता है? पुनः प्लस अवलोकन होता है। विसर्ग के स्थान पर रह होता है। रे आधा होता है, रे में क्या जुड़ेगा? ए जुड़ेगा। इसका मतलब क्या बनेगा? पुनरावलोकन बनेगा, न कि पुनरावलोकन बनेगा। देखो ऐसे जरूर होता ना, पुनः प्लस क्या होता? आवृत्ति होता। तब आप क्या कर सकते थे? विसर्ग के स्थान पर आप क्या करते हैं? रे करते हैं, रे में आ जोड़ते हैं, तो शब्द क्या बन जाता है? पुनरावृत्ति बन जाता है। क्या बन जाता है? पुनरावृत्ति बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया? ए दिया गया है, तो आपको ए जोड़ना है। इसका मतलब पुनरावलोकन शब्द होता है। और ये किससे रिलेटेड अशुद्धि हो गई? संधि से संबंधित अशुद्धि है। ये क्या है? संधि से संबंधित अशुद्धि है, क्योंकि इसमें सही संधि नहीं की गई है। ओके, 10वें प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न आपके पास देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 10वें प्रश्न की यदि अपन बात करें तो कि अशुद्ध शब्द छांटिए। आपको क्या करना है? इसमें से अशुद्ध शब्द छांटना है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? पहला शब्द लिखा हुआ है वांग में, दूसरा लिखा हुआ है 19वीं, तीसरा लिखा हुआ है ज्योत्सना, और चौथा लिखा हुआ है पांचवा। पांचवा में तो पहले से चंद्रबिंदु लगा देता हूँ मैं। यहाँ ज्योत्सना लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर बताना है कि अशुद्ध शब्द छांटिए। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वांग में है, 19वीं है, ज्योत्सना है, या फिर पांचवा है। ठीक है, अशुद्ध शब्द का आपको क्या करना है? चुनाव करना है, अशुद्ध शब्द को छांटना है। तो दोस्तों ज्योत्सना शब्द है, उसमें तय और सय दोनों ही आधे आते हैं। ऐसे लिखा जाता है ज्योत्सना शब्द। कैसे लिखा जाता है? मतलब आधा जय यो, आधा तय, आधा सय और ना, ज्योत्सना। ऐसे लिखा जाता है ज्योत्सना। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है, बहुत फेमस शब्द है मित्रों ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द वर्तने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ज्योत्सना शब्द के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है। 11वां प्रश्न आपके पास देखिएगा। 11वां प्रश्न भी बहुत अच्छा है, वो भी शब्द शुद्धि के संबंध में ही है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। आपको ये बताना है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। मित्रों सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सु बड़ा आता है, सु छोटा आता है, श्रु क्या आता है? बड़ा आता है, और शाह होता है। सुसूर शाह होता है। क्या होता है? सुसूर शाह होता है। ठीक है, देख लीजिएगा सुसूर शाह किसके अंतर्गत लिखा हुआ है? सुसूर शाह किसके अंतर्गत लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। काफ़ी बार पूछे जाते हैं युयुत शाह, सुसूर शाह, है ना, शिश्रिक शाह, काफ़ी बार पूछे जाते हैं ऐसे शब्द। ध्यान रखना है इनका। वन वर्ड में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, वाक्य के वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न देखिएगा। 12वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है। आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प दिया गया है जिसके अंतर्गत शुद्ध वाक्य दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपके पास जीव काल चक्र के पहिए के नीचे पिस रहा है। दूसरा है निराशा की किरणें छाई हुई है। तीसरा है मनीषा विदुषी स्त्री है, मनीषा विदुषी स्त्री है। चौथा है आपके पास खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। आपको बताना है कि दोस्तों कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है।
एक थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप, निराशा की किरण छाई है। आपको शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। देखो यहाँ पर भी दिया जा सकता है, यहाँ पर दिया जाता है। हालांकि देखिएगा, जीव काल चक्र के पहिए के नीचे पिस रहा है। चक्र और पहिया दोनों शब्द दे दिए गए, इसका मतलब क्या नहीं आएगा, पहिया नहीं आएगा। और यहाँ पर पदक्रम संबंधी है। देखो, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, इसका मतलब खरगोश को तो काट दिया, क्या गाजर खिलाओगे, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। ये गाजर कहाँ आएगा, काट कर क्रिया के पहले आएगा, ये बाद में आएगा। इसका मतलब खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ये किस संबंधी अशुद्धि है, ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। और ये किसके संबंधी अशुद्धि है, अनावश्यक, अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है। ये हालांकि दोनों वाक्य क्या थे, शुद्ध ही थे, क्या थे, शुद्ध ही थे। लेकिन मैंने कहा कि निराशा की किरण छाई है, निराशा की किरण नहीं, किरणें छाई है, ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये शुद्ध हो जाएगा। हालांकि ये दोनों ही वैसे शुद्ध है वाक्य मित्रों, निराशा की किरणें छाई है और क्या मित्रों, मनीषा विदुषी स्त्री है। ये दोनों वैसे तो सही है और सही मान लीजिए, चलो दोनों को सही मान लीजिए, दोनों ही सही है। क्या 2 और 3 दोनों सही है। मैंने चेंज तो किया था, हालांकि चेंज करने के बाद यदि बात करें तो तीसरा सही है, और यदि चेंज नहीं करें तो मित्रों कौन सा सही है, दोनों ही सही है, 2 और 3। देखिएगा, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 13वें प्रश्न में, और 13वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है मरीचि मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ है। आपको बताना है कि मरीचि मरीचि का सही युग्म कौन सा होता है। मरीचि मरीचि का सही रूप क्या होता है। किरण सूर्य होता है, एक राक्षस प्रकाश होता है, किरण चंद्रमा होता है, या फिर सूर्य मृग तृष्णा होता है, या मृग तृष्ण होता है, बताइएगा। मरीचि मरीचि, देखो दोस्तों, एक मरीचि का अर्थ तो आप जानते होंगे शायद। मरीचि का मतलब एक सूर्य होता है, सूर्य होता है, तो इसका मतलब एक में तो सूर्य दे रखा है, एक में दे रखा है, इसका मतलब आप निकाल सकते हैं क्या, मैं री भी बड़ी और ची भी बड़ी, दोनों बड़ी होती हैं तो उसका अर्थ होता है सूर्य। और मैं री बड़ी और ची छोटा होता है, उसका अर्थ होता है किरण। क्या होता है, किरण होता है। इसका मतलब एक मरीचि का छोटी का हो जाएगा, वो हो जाएगा किरण, और एक मरीचि बड़ी का हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। इसका मतलब किया जा सकता है आसानी से, सरलता से, सहजता से अपन इसको संपन्न कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपके पास क्या है, 14वां प्रश्न है आपके पास। आदि, आदि का क्या मित्रों, शब्द युग्म का सही अर्थ है। आपको ये बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। आदि छोटे का और आदि बड़ी का सही अर्थ क्या होगा, किस अर्थ में लिया जाएगा। दोस्तों, आदि यदि छोटा होता है तो उसको अपन किसके अंत में काम में लेते हैं, प्रारंभ होता है, उसका मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है। और आदि बड़ा होता है, उसका अर्थ अपन आदत लेते हैं, लेकिन आदत से रिलेटेड शब्द होता है अभ्यस्त। क्या होता है, अभ्यस्त। क्या, अभ्यस्त मतलब लग जाना। क्या हो जाना, अभ्यस्त मतलब लगा हुआ होता है या लग जाना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आदि छोटे का अर्थ होता है क्या, प्रारंभ, और आदि बड़े का अर्थ होता है क्या, होता है वो अभ्यस्त होता है। क्या होता है, अभ्यस्त होता है। इसका मतलब अपन कर सकते हैं आसानी से कि आदि छोटे का अर्थ होता है क्या, प्रारंभ, और आदि बड़ी का अर्थ होता है क्या, अभ्यस्त। क्या होता है, अभ्यस्त होता है। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता है, आसानी से या सरलता से कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आदि यदि छोटा लिखा है तो प्रारंभ हो जाएगा, और आदि बड़ा लिखा हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए 15वें प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है दोस्तों, वो लिखा हुआ है क्या, अम्बुज अम्बुद, अम्बुजय, अम्बु प्लस जय, अम्बु प्लस दय, शब्द युग्म का क्या अर्थ भेद है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अर्थ भेद होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि अम्बु का अर्थ होता है पानी। क्या होता है, पानी। और जय का अर्थ होता है जन्मा, और दय का अर्थ होता है देने वाला। क्या होता है, देने वाला होता है। अब आप चुनाव कर सकते हैं। अम्बु का अर्थ पानी होता है, जय का अर्थ क्या होता है, जन्मा होता है, दय का अर्थ देने वाला होता है। यानी इसका मतलब पानी में जन्मा हुआ, पानी में जन्म लेने वाला कौन होता है, तो दोस्तों क्या होता है, कमल होता है। क्या होता है, कमल होता है। इसमें लिखा है दोनों में
कमल होता है। और अम्बु प्लस दय मतलब देने वाला, पानी देने वाला क्या होता है, बादल होता है। इसका मतलब मित्रों अम्बुज किसको कहा जाता है, कमल को कहा जाता है। और अम्बुद किसको कहा जाता है, बादल को कहा जाता है। और यदि और आ जाता, अम्बुधि आ जाता, तो पानी को धारण करने वाला कौन होता है, समुद्र होता है। क्या होता है, समुद्र होता है। किया जा सकता है ये आसानी से। इसका मतलब अम्बुज कमल, अम्बुद बादल, अम्बुधि क्या होता है, समुद्र होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न आपके पास क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा। 16वां प्रश्न बहुत आसान है वैसे। भाई ये कह रहा है कि नयन मतलब नयन होता है। ठीक है, नयन का क्या होता है, नयन, नयन होता है। इसका मतलब आंखों का, आंखें बता रहे हैं। तो उसी प्रकार प्रस्तर का क्या होता है, क्या होता है, प्रस्तर का क्या होता है, नयन का क्या होता है, नयन होता है। तो प्रस्तर का क्या होता है, प्रस्तर, प्रस्तर मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। प्रस्तर का क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। यानी तत्सम का तद्भव बनाया हुआ है, ये तत्सम का तद्भव रूप बनाया हुआ है। नयन से नेन बनाया हुआ है और प्रस्तर से क्या बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। ठीक है। 17वें प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न आपके पास क्या लिखा हुआ है और 17वें प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया। 17वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद, निम्नलिखित में से कौन सा चांद का पर्यायवाची नहीं है। आपको यह बताना है कि इनमें से चांद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। हिमांशु दे रखा है, रजनीश दे रखा है, अम्बु दे रखा है, सोम दे रखा है। अभी मैंने बताया तुम्हारे को, बिल्कुल आप निष्फिक्र रहें। चंद्रमा को सोम कहा जाता है, चांद को। रजनीश, रजनी प्लस ईस, रजनीश, रजनी प्लस ईस, दीर्घ संधि होगी ना, रजनी प्लस क्या, ईस, है ना। रजनी प्लस ईस, रजनी का अर्थ क्या होता है, रात होता है। रात का, ईस यानी स्वामी, रात का प्रतीक कौन होता है, चंद्रमा होता है। सही है ये भी। हिमांशु, हिम प्लस क्या होता है, अंशु होता है। अंशु मतलब माला, हिम मतलब बर्फ, बर्फ के समान शीतल चांदनी देने वाला हिमांशु होता है, चांद होता है। अम्बु का अर्थ क्या होता है, अम्बु का अर्थ होता है पानी। इसका मतलब अम्बु किसका पर्यायवाची होता है, पानी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, पानी का पर्यायवाची होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है मित्रों, चांद का पर्यायवाची नहीं है। जबकि हिमांशु, रजनीश और सोम है वो चांद के क्या है, पर्यायवाची है। 19वां प्रश्न देखिएगा। 19वां प्रश्न भी 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न भी बहुत शानदार है कि इनमें से किस विकल्प में, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम योग में नहीं है। आपको ये बताना है कि सही कौन से में नहीं है, किसमें सही कौन से में नहीं है, किसमें सही नहीं है। राग का द्वेष दे रखा है, अग्र का व्यग्र दे रखा है। अच्छा सही पूछ रखा है, सही किस में है। ठीक है, सॉरी भाई। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम योग में है, यानी सही विलोम योग में कौन से में, ये पूछ बताना है। देखो राग का क्या दे रखा है, द्वेष दे रखा है। और किसका क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है तुम्हारे पास, वो दे रखा है अग्र, अग्र उग्र, क्या क्या दे रखा है, व्यग्र दे रखा है। ठीक है। और कटु का क्या दे रखा है, तिक्त दे रखा है। कटु, कटु का तो मधुर होता है, आपको बताया सबको। कटु का क्या होता है, मधुर होता है। और सही कौन से में है, राग का क्या होता है, द्वेष होता है। ये सही है मित्रों। अब देखिएगा उग्र, उग्र का शांत होता है। उग्र का क्या होता है, उग्र का क्या होता है, शांत होता है मित्रों। क्या होता है, उग्र का क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, उग्र का क्या होता है, शांत होता है। कटु का क्या होता है, मधुर होता है। और विज्ञ का अविज्ञ नहीं होता है, क्या होता है, या तो विज्ञ का अज्ञ होगा या फिर क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। क्या होगा, अनभिज्ञ होगा या फिर विज्ञ का क्या होगा, अविज्ञ होगा। क्योंकि इन दोनों का ही अर्थ क्या है, जानकार है। दोनों का अर्थ क्या होता है, जानकार होता है। इसका मतलब राग का क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राग का द्वेष हो जाएगा। ये सही दिया हुआ है, पता चल गया। उग्र का क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कटु का मधुर हो जाएगा। और विज्ञ का क्या हो जाएगा, या तो अज्ञ हो जाएगा या अनभिज्ञ हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, अविज्ञ हो जाएगा। ओके। 19वां प्रश्न आपके पास, और 19वां प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्न है मित्रों। 19वें प्रश्न में आपसे पूछा गया, प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इनमें से कोई सा एक शब्द मिल जाता है परीक्षा में, इनमें से कौन सा विलोम योग में सही
नहीं है, अब की बार नहीं पूछा गया, पिछले में है था कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो मेरे दोस्तों क्या नहीं है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा विलोम युग्म है वो क्या नहीं है, सही नहीं है। एक दे रखा है आपको स्थावर, स्थावर का दे रखा है क्या, जंगम, स्थावर जंगम। लौकिक सांसारिक दे रखा है, प्राचीन अर्वाचीन दे रखा है, रित अनरित दे रखा है। बताइएगा, आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है। स्थावर का जंगम होता है, कोई डाउट नहीं है। प्राचीन का क्या होता है, अर्वाचीन होता है, कोई डाउट नहीं, सही है। रित का अनरित होता है। देखियो, रित का अर्थ क्या होता है, खाली होता है, और अन्न प्लस क्या हो जाएगा, ये रित हो जाएगा, जो खाली नहीं है वो हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लौकिक का क्या लिख रखा है, सांसारिक लिख रखा है। लौकिक का क्या होता है, विलोम पूछ रखा है, देखो विलोम। लौकिक का क्या होता है, अलौकिक होता है। क्या होता है, लौकिक का अलौकिक होता है। इसका मतलब लौकिक का अलौकिक सही नहीं था, सांसारिक था, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न आपके पास क्या लिखा गया है, देखिएगा। हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी के पाँव में क्या, सबका पाँव बताना है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, लोकोक्ति दे रखी है। हाथी के पाँव में सबका पाँव का अर्थ क्या होता है लोकोक्ति का। पहला ऑप्शन है हाथी एक बलशाली जानवर है। दूसरा है हाथी के पैर में बड़ी महता है। तीसरा ऑप्शन है क्या, बड़ों के रहते छोटों का क्या पूछना, या फिर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी एक बलशाली जानवर है, ये तो कोई रिलेटेड ही नहीं है इनमें से। और हाथी के पैर में बड़ा महता है, महता हाथी के पैर में बड़ा है। बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछना, इसका मतलब छोटे हैं वो किस में समाहित हो जाते हैं, बड़ों में क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, इसका मतलब उचित है। हाथी के पाँव में सबका पाँव यानी करता धरता, यानी राजा सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न है। इसका मतलब वो किसी से पूछ कर निर्णय नहीं लेता, अर्थात वो निर्णय नहीं लेता है, वो सभी को स्वीकार्य होता है। यानी इसका मतलब बड़ों के रहते छोटों को क्या पूछना। ठीक है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न आपके पास, और 21वें प्रश्न के अंतर्गत आपसे क्या पूछा गया, अनेकार्थी शब्द पूछा गया है। 21वें प्रश्न में अनेकार्थी शब्द पूछा गया है कि पानी शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। आपको यह बताना है कि इनमें से पानी शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, कि पानी का नहीं होता है जल, चमक, क्या, पान, मान। आपको यह बताना है कि पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है। पानी मित्रों जल तो होता है, पान होता ही है, पेय पान होता है ना, पेय पान होता है। ठीक है, मान होता है, पानी मर गया, मान इज्जत होता है, मान सम्मान होता है। चमक मोती का होता है। ठीक है, मोती चमक, इसका मतलब क्या नहीं होता, चमक नहीं होता। क्या नहीं होता, चमक नहीं होता। पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, चून वो चुनना है, क्या है, चुना है। ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ लिए जाते हैं वहां पर भी। चलिएगा 22वें प्रश्न की बात करते हैं। 22वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, वाक्य से रिलेटेड प्रश्न है कि निम्न में से क्रिया विशेषण, क्या पूछ रखा है, निम्न में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आपको यह बताना है कि इनमें से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण क्या मित्रों, उपवाक्य कौन सा है। मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है, जो नाचती है, इसका मतलब ये तो विशेषण आश्रित है। कौन सा है, कौन सा है दोस्तों, ये तो विशेषण आश्रित है। कौन सा है, विशेषण आश्रित है। दूसरा है मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं, मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं, की से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कैसा है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कौन सा है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और यहाँ पर लिखा गया है तीसरा, जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के अंदर था, या तब मैं घर में था। यानी जब के साथ तब आने का मतलब है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। कौन सा है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसका मतलब पूछ रखा था क्रिया विशेषण आश्रित, तो पूछ रखा था। कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली, कविता ने कहा कि सुनीता ने क्या कर ली, शादी कर ली। की से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, संज्ञा आश्रित है। क्या है, संज्ञा आश्रित है।
मित्रों जिन वाक्यों का प्रारंभ जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसका, जिनकी, जिनका, जिन्हें से हो जाता है वो विशेषण आश्रित होता है। की से जुड़ा हुआ संज्ञा आश्रित वाक्य होता है। कैसा होता है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। और यदि दो संयोजक शब्द एक साथ आ जाते हैं तो उस स्थिति के अंतर्गत वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 23वें प्रश्न की बात करते हैं। 23वें प्रश्न काल से संबंधित है। काल पूछा गया है। 23वें प्रश्न में काल पूछा गया है कि समाज में वर्गों की दूरी बढ़ती या बढ़ रही है। बढ़ रही है, कंटिन्यू है, ध्यान रखना, लगातार है। तो अपने से पूछा गया है कि इस वाक्य में क्रिया की किस या फिर काल का प्रयोग हुआ है। क्रिया के किस काल का प्रयोग हुआ है, मतलब काल कौन सा है ये बताइएगा। काल कौन सा है, इसका मतलब अपूर्णता की बात करिए, पूर्णता की बात नहीं करिए। सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है मित्रों। सामान्य वर्तमान काल की यदि अपन बात करें तो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता क्या है अपने पास, तो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है ता है, ती है, ते है, इस प्रकार की स्थिति आती है। संदिग्ध में मित्रों संदेह वाली होती है, ता होगा, ती होगी, ते होंगी आता है। संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत शायद, संभवतः, हो सकता है, ऐसे होता है, संशय वाली स्थिति होती है। तो इसका मतलब यदि अपन 23वें की बात करें तो 23वां हो जाएगा, वो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ती या बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपके पास 24वां प्रश्न है। जूनियर अकाउंटेंट में ये पूछा गया प्रश्न है कि मृग छौना, क्या लिखा हुआ है? मृग छौना शब्द में इनमें से कौन सा समास का उदाहरण है? समास पूछा गया है कि मृग छौना के अंतर्गत कौन सा समास है, किस समास का उदाहरण है? कर्ण तत्पुरुष होता है, कर्म तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है या संबंध तत्पुरुष होता है? मृग छौना, मैं छौना का आपको अर्थ बता देता हूँ कि छौना का अर्थ क्या होता है। छौना का अर्थ होता है बच्चा। छौना का अर्थ क्या होता है? छौना का अर्थ होता है बच्चा। इसका मतलब मृग किसको कहते हैं? हरिण को कहते हैं। इसका मृग का क्या हो जाएगा दोस्तों? छौना हो जाएगा, यानी मृग का क्या? छौना। अब आप देख सकते हैं कि का के की का प्रयोग किस में होता है? संबंध में होता है। क्यों? क्योंकि कर्ण में तो किसका होता है? से या फिर के द्वारा का प्रयोग होता है। से या फिर के द्वारा का प्रयोग होता है। कर्म में किसका होता है? को का प्रयोग होता है। और संप्रदान में किसका प्रयोग होता है? के लिए का प्रयोग होता है। किसका होता है? के लिए का प्रयोग होता है। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। आज की क्लास के लिए इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है मित्रों। 25 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज बनाई गई है आपके लिए। देखिएगा 25वां प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, और 25वां प्रश्न में क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द अप्रत्यय से या अप्रत्यय से नहीं बना हुआ है। आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो अप्रत्यय से नहीं बना हुआ है। पहला ऑप्शन आपके पास कौशल, दूसरा आपके पास पांडव, तीसरा आपके पास लाघव, चौथा है आपके पास लगाव। बताना है। कौशल की यदि बात करें तो कुशल है, इसमें मूल शब्द क्या है? कुशल है। कुशल प्लस ए बराबर कौशल बना है। पांडव की यदि बात करें तो क्या मित्रों? पांडु प्लस क्या? ए बराबर पांडव बना है। लाघव की यदि बात करें तो क्या बना है दोस्तों? लघु प्लस ऐसे क्या बना है? लाघव बना है। और लगाव शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? लगाव शब्द है वो रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। इसका क्या नहीं किया जा सकता? खंडन नहीं किया जा सकता। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे ये बतला सकते हैं कि आपके कितने कितने प्रश्न सही हुए हैं। थैंक्स ऑल गाइस, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जिन्होंने राजस्थान 360 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और यदि आप आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन लेते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बेनिफिट फ़ायदा ले लेना है कि यदि आप मनोज 10, मेरा रेफरल कोड है दोस्तों मनोज 10, यदि यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें मतलब 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट के साथ ये आप सहजता से आसानी से खरीद सकते हैं। जो को देखो मैंने बताया भी है तुम्हारे को कि यदि 2 साल के लिए आप आरपीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी 2 वर्ष के लिए लेते हैं, तो इसकी फीस है 8,400 रुपये। कितनी है? 8,400 रुपये।
और यदि मेरा आप रेफरल कोड मनोज 10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और ये कोर्स आपको 7,560 रुपये में उपलब्ध हो जाता है, मात्र 7,560 रुपये में। ओके मित्रों, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान दीजिएगा और अपने साथियों को भी क्लास को शेयर कीजिएगा दोस्तों, शेयर करते रहिएगा क्लास को, क्योंकि क्लास के अंतर्गत अपन कॉन्सेप्ट बेस्ड इंटरेक्टिव क्लास रखते हैं कि एक एक प्रश्न के अंतर्गत व्याख्या पर ध्यान दिया जाता है और व्याख्या को विशेष महत्व देते हुए अपन इसे संपन्न करते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि, गुड नाइट। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं पुनः 8 बजे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।